हमारा सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। इसके अंदर हमने शुरू की हुई है अपनी 5th यूनिट यानी कि प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन्स कि सीएनसी मशीन्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी उन प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी मैकेनिकल प्रॉब्लम की जो हमारी प्रॉब्लम्स इन मैकेनिकल कंपोनेंट्स यानी कि सीएनसी मशीन के अंदर जो भी हम मैकेनिकल पार्ट्स यूज करते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं, उन कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, जिसके अंदर हमने बात की थी बेड के बारे में, स्लाइड वेज के बारे में और हमने बात की थी मैकेनिकल स्विचेस के बारे में। इसी प्रकार हमने बात की थी प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की सीएनसी मशीन के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट। जैसे कि अगर हम बात करें सीएनसी मशीन की तो सीएनसी मशीन्स के अंदर जो हमारा कंपोनेंट होते हैं मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो क्या होते हैं, वो होती है जैसे हमारी ड्राइविंग डिवाइसेस है, जो भी हमारी ड्राइविंग डिवाइसेस है, जैसे कि बात कर लीजिए एसी मोटर है, डीसी मोटर है, जो ड्राइव करवा रही है हमारे पूरे सिस्टम को। इसी प्रकार हमने बात की थी उसके अंदर स्विचिंग डिवाइसेस के बारे में और सोलिनॉइड्स के बारे में। ये हमारे क्या थे, ये थे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हम यूज करते हैं सीएनसी मशीन के अंदर, जिनके अंदर प्रॉब्लम्स आती है। फिर हमने बात की थी थर्ड पॉइंट में न्यूमेटिक के बारे में कि सीएनसी मशीन के अंदर जो हमारे न्यूमेटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आपको बताया था कि एक्यूटर एक हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है न्यूमेटिक के अंदर, जो कि एयर प्रेशर की सहायता से क्या करता है, ड्रिवन करता है। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो क्या थी, वो थी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर की। फिर हमने बात की थी ट्रबल शूटिंग के बारे में कि ट्रबल शूटिंग जैसे कि हमारा कोई पार्ट्स है, उस पार्ट्स के अंदर सीएनसी का कोई पार्ट्स है जैसे पंप है, तो पंप के अंदर नॉइज आ गई है, आवाज आ रही है, तो उसका कारण क्या है, हमने बात की थी रेमेडीज के बारे में। इसी प्रकार अगर मूवमेंट जो जर्की मूवमेंट है स्लाइड्स की, तो उसके बारे में बात की थी, उसकी काजेस के बारे में और रेमेडीज के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉमन, जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन फॉल्ट एंड रेमेडीज की जो हमारे सीएनसी मशीन के अंदर कॉमन पार्ट्स होते हैं। जैसे कि बात कर लीजिए सेंसर है, सेंसर होंगे, स्विच होंगे, या फिर हमारी मोटर डिवाइसेस होंगी, जो भी मोटर्स होंगे, स्विच होंगे, रिलेज होंगे, या फिर हमारे सेंसर होते हैं, एक्यूटर होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सीएनसी के अंदर पार्ट्स लगे होते हैं। हमने बात करनी है उन पार्ट्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे और हम उसको रेमेडी यानी कि उसका उपचार, हम उसको कंट्रोल किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट रहेगा कॉमन फॉल्ट और रेमेडीज के अंदर जो हमारा सीएनसी का पार्ट रहेगा वो कौन सा है, वो फर्स्ट है सेंसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सेंसर्स के बारे में। सेंसर्स, ठीक है, SENSORS, सेंसर्स। तो सेंसर यानी कि सेंसर जो हम सीएनसी मशीन के अंदर यूज करते हैं, एक डिवाइस है जो क्या करती है, डिटेक्ट करती है, यानी कि किसी भी सेंस को, जिस तरह से उसको सिग्नल मिलते हैं वो सिग्नल को रिसीव करती है और जो ऑपरेटर है, जो वर्कर काम कर रहा है, उसको वो सेंस करवाती है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा बैंक वगैरह में लगे होते हैं फायर सेंसर्स लगे होते हैं कि अगर कहीं पे भी आग जलती है या आग लगती है तो वो सेंसर क्या करने लगते हैं, अलार्म करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं। तो इसी तरह सीएनसी मशीन के अंदर भी सेंसर्स लगे होते हैं। वो सेंसर क्या करते हैं कि अगर हमारी सीएनसी मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी यानी कि ऑपरेशन, अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जो अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी वर्किंग है, अकॉर्डिंग टू जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है सीएनसी मशीन के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं काम हो रहा तो सेंसर से हमें क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा, सेंस हो जाएगी। तो उसलिए हम बात करते हैं सेंसर की। तो अब देखिए सेंसर के अंदर किस तरह से हमें जो फॉल्ट आते हैं उनका पता लगता है कि सेंसर कि इफ देयर आर फॉल्ट इन मेजरमेंट सिस्टम, कि अगर हमारी मेजरमेंट सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, जो भी हम मेजरमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं हमारी सीएनसी मशीन के अंदर, अगर उस सिस्टम के अंदर फॉल्ट्स है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक जो हमारा सेंसर है वो काम करेंगे, सेंसर का हम यूज करेंगे। सेंसर का यूज करेंगे तो हमें जो रीडिंग मिलेगी, हम उस रीडिंग को, जो भी हमें मतलब फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक को हम क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे, हम उसको स्टोर करके रखेंगे। फिर उस सेंसर को हटा के, यानी कि जो पहले वाला सेंसर है उस सेंसर को चेंज करके हम क्या करेंगे, एक नए सेंसर का यूज करेंगे, नए सेंसर का यूज करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा उस रिजल्ट को भी हम क्या करेंगे, नोट इट डाउन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले वाला सेंसर है और जो हमने दूसरे नंबर पे यूज किया है सेंसर,
दोनों सेंसर के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो मेजरमेंट्स आएंगी, उन मेजरमेंट्स का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, हम उन दोनों को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर किसी में भी प्रॉब्लम लगती है, अगर दोनों की सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा सेंसर प्रॉपर वर्क कर रहा है, हमारे सेंसर में किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। जो भी फॉल्ट है वो सीएनसी मशीन की वर्किंग के अंदर, सीएनसी सिस्टम के अंदर है। लेकिन अगर हमारे दोनों सेंसर का जो रिजल्ट आ रहा है, उन दोनों सेंसर के रिजल्ट में अगर कोई डिफरेंस है, अगर उन दोनों में चेंज है कि पहला जो सेंसर है उसके रिजल्ट अलग है, जब हमने दूसरा नया सेंसर यूज किया है उसका रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है, तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पहले वाला सेंसर है उस सेंसर के अंदर क्या है, फॉल्ट है, उस सेंसर के अंदर क्या है, फॉल्ट है। तो इसी तरह हम फॉल्ट का पता कर सकते हैं और इसी तरह हम उपचार, हम रेमेडीज कर सकते हैं कि अगर हमें पता लग गया कि हमारा पहले वाला सेंसर खराब है तो हम उसके स्थान पे दूसरा सेंसर का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम सेंसर्स के अंदर बस क्या लिखेंगे कि इफ देयर ए फॉल्ट इन मेजरमेंट सिस्टम, कि अगर हमारी मेजरमेंट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, मेजरमेंट सिस्टम के अंदर अगर कोई फॉल्ट है, तो वो फॉल्ट किसके अंदर हो सकता है, सेंसर के अंदर भी हो सकता है। तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, सेंसर के अंदर हम क्या लिखेंगे, इफ देयर आर फॉल्ट, ठीक है, इफ देयर आर फॉल्ट्स इन मेजरमेंट सिस्टम, कि अगर हमारी मेजरमेंट सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, देन if there are fault in measurement system, then sensor may be, जो सेंसर है वो भी क्या हो सकते हैं, may be at fault, यानी कि जो हमारे सेंसर हैं उन सेंसर के अंदर भी क्या हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है। जो भी हम सेंसर यूज कर रहे हैं उन सेंसर्स के अंदर भी क्या होगा, फॉल्ट होगा। तो if there are faults in measurement system, then सेंसर्स में भी एट फॉल्ट, जो भी हमारे सेंसर्स हैं उन सेंसर्स के अंदर भी क्या होंगे, फॉल्ट होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आपको जैसे कि बताया, सबसे पहले तो हम यूज करेंगे हमारे पहले सेंसर को, पहले सेंसर जो हमने पहले ही अप्लाई किया हुआ है, पहले ही लगाया हुआ है, उस सेंसर का हम यूज करेंगे। उस सेंसर के बाद जो भी हमें मेजरमेंट रिजल्ट मिलेगा, जो भी हमारे पास रीडिंग आएगी, जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, हम उस रिजल्ट को नोट कर लेंगे। फिर हम पहले वाले सेंसर को हटा देंगे, उसके सेंसर पे नया सेंसर यूज करेंगे, उसके स्थान पे हम नया सेंसर यूज करेंगे। तो नए सेंसर के बाद भी जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को भी हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों रिजल्ट को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, दोनों रिजल्ट को मेजर करेंगे। जब दोनों रिजल्ट को चेक करेंगे, अगर हमें दोनों रिजल्ट सेम मिल रहे हैं, तब तो हम बोलेंगे कि जो प्रॉब्लम है, जो फॉल्ट है, वो है हमारे मेजरमेंट सिस्टम के अंदर, यानी कि जो हमारी सीएनसी सिस्टम के अंदर। अगर रिजल्ट क्या है, अगर रिजल्ट सेम है दोनों सेंसर का, जो हमने दो अलग अलग सेंसर यूज किए हैं, अगर रिजल्ट दोनों का सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा सीएनसी सिस्टम है, यानी कि वर्किंग सिस्टम जो मदर सिस्टम है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट क्या है, डिफरेंट है, रिजल्ट डिफरेंट, कि दोनों जो हमने सेंसर यूज किए हैं, दोनों सेंसर का रिजल्ट डिफरेंट है, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो किसके अंदर है, फॉल्ट इन सेंसर। तो तब हम बोल सकते हैं कि हमारे सेंसर्स के अंदर क्या है, फॉल्ट है। तो ये हमारा पहला टॉपिक, हमारा पहला पॉइंट रहेगा, कॉमन फॉल्ट एंड रेमेडीज के अंदर कौन सा, सेंसर। पहला हमारा पॉइंट पता लगा सेंसर के बारे में कि सेंसर का हम फॉल्टी है सेंसर या नहीं है, सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है, किस तरह से पता करेंगे कि हम अलग अलग सेंसर का यूज कर लेंगे, दोनों के रिजल्ट को चेक करेंगे, अगर रिजल्ट सेम है तब हम बोलेंगे कि हमारे सेंसर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम किस में है, सीएनसी जो वर्किंग हमारा सिस्टम चल रहा है पीछे से, उसके अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमारे दोनों जो सेंसर्स का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारा कॉमन फॉल्ट एंड रेमेडीज के अंदर कौन सा था, सेंसर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट है हमारा स्विचेस एंड रिलेज, कि जो हमारे स्विच होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल स्विच होते हैं, स्विचिंग डिवाइसेस होती है इलेक्ट्रिकल के अंदर, उनके अंदर कौन कौन सी जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह क्या आ सकती है। तो आपको बताया था जो हमारे मैकेनिकल स्विच होते हैं, मैकेनिकल स्विच के अंदर जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो होती है डस्ट एंड डर्ट की, कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हमारे, ठीक है, हमारा टॉपिक शुरू कर लेते हैं। हमारा सेकंड है कॉमन फॉल्ट्स एंड रेमेडीज के अंदर स्विचेस
एंड रिलेज जो हम यूज कर रहे हैं, RELAYS। ठीक है, जो भी हमारे स्विचेस और रिलेज होते हैं इनके अंदर जो मेन कॉमन प्रॉब्लम रहती है एक सबसे बड़ी, वो प्रॉब्लम किसकी रहती है? वो प्रॉब्लम रहती है डस्ट एंड डर्ट की। क्योंकि जो इनके कॉन्टैक्ट एरिया होते हैं, कॉन्टैक्ट एरिया के अंदर क्या होता है, कई बार डस्ट और डर्ट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम वर्किंग करते हैं यानी कि स्विच और ऑन ऑफ का काम करते हैं, स्विचिंग डिवाइसेस का हम यूज करते हैं, तो उनके अंदर प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से जब हम आगे वर्क करते हैं सीएनसी मशीन के अंदर तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं बनती, प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते हम अपने मैकेनिकल स्विचेस की सहायता से। तो स्विच एंड रिलेज के अंदर जो हमारा मेन प्रॉब्लम आती है वो किसकी वजह से आती है? वो आती है डर्ट पार्टिकल्स की वजह से। द मेन प्रॉब्लम इन स्विचेस आर, किसकी प्रॉब्लम होती है? स्विचेस आर, जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डर्ट पार्टिकल। प्रॉब्लम्स इन मेन प्रॉब्लम इन स्विचेस आर presence of dirt particles। किसकी रहती है? प्रॉब्लम रहती है डर्ट पार्टिकल्स की। डर्ट पार्टिकल्स ऑफ वेस्ट बिटवीन, किसके बीच में? जो हमारे कॉन्टैक्ट एरिया है, बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ स्विचेस, बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ स्विचेस, जो भी हमारे स्विचेस हैं उनके अंदर प्रॉब्लम रहती है। किस चीज की मेन प्रॉब्लम रहती है? डर्ट पार्टिकल्स की, कि जो हमारे वेस्टेज के डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी मौजूदगी रहती है हमारे जो स्विच होते हैं, स्विचेस का जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ए वोल्ट मीटर शुड बी यूज्ड इंडिकेट द अप्लाइड वोल्टेज नियर जो हमारा कॉन्टैक्ट एरिया है, यानी कि स्विच है, स्विच का जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है यानी कि जो नजदीक का एरिया रहता है, इस एरिया के अंदर हम क्या यूज करते हैं? एक वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का, जो क्या करता है, जो भी अप्लाइड वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए, कि शुड इंडिकेट द अप्लाइड वोल्टेज, कि जो वोल्टेज है उसको इंडिकेट करने के लिए। मतलब हमारा स्विच है, जो हमारा मैकेनिकल स्विच होगा, मैकेनिकल डिवाइसेस होंगी, मैकेनिकल स्विचेस होंगे, उन स्विचेस के नियर यानी कि उसके कॉन्टैक्ट एरिया के नियर हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। वोल्ट मीटर क्या करेगा? वो इंडिकेट करेगा, किस चीज को इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा वोल्टेज को, जो भी हमारी अप्लाइड वोल्टेज है वोल्टेज को इंडिकेट करेगा। ठीक है, जब वो ओपन होगा तो ओपन के दौरान जितनी भी उसकी वोल्टेज होगी यानी कि 230 240 जितनी वोल्टेज होगी उतनी ही शो करेगा। लेकिन जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे, जब हमारा स्विच ऑन रहेगा तो वोल्टेज जितनी होगी, अप्लाई हमने वोल्टेज की उतनी वोल्टेज शो करेगा। लेकिन जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो वो वोल्टेज इस पे आ जाएगी, वो आ जाएगा जीरो पे। वो क्या आ जाएगा? जीरो पे। जब भी हम वोल्टेज ऑफ करेंगे, वोल्टेज को यानी कि ऑफ करेंगे हमारे स्विच को, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड, यानी कि जो वोल्टेज है वो हमारी क्या हो जाएगी? जीरो शो करेगी, जीरो शो करेगी। इसके अलावा जो मैकेनिकल स्विच होते हैं इनका हम यूज कर लेते हैं डिटेक्ट करने के लिए प्री पोजीशन ऑफ सम आइटम्स। जैसे आपको बताया था कि जो ट्रैवलिंग पोजीशन है, एंड पोजीशंस है काफी सारी, उन पोजीशंस को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं? मैकेनिकल जो स्विचेस होते हैं, मैकेनिकल स्विच होते हैं उनका हम यूज कर लेते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम रही हमारी डर्ट और डस्ट की प्रॉब्लम, किसके अंदर? मैकेनिकल जो हमारे स्विचेस होते हैं रिले के अंदर। और अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारे स्विचेस के अंदर, तो इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाती है, जो हमारे स्विचेस वगैरह है, रिलेज है, उनकी अलाइनमेंट के अंदर इनकरेक्ट, यानी कि अलाइनमेंट हमारी खराब हो जाती है। और जो लीवर बेंट है, जो हमारे स्विचेस होते हैं, स्विचेस के जो लीवर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? बेंट हो जाते हैं ड्यू टू डर्ट पार्टिकल्स इन द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ स्विचेस, जो भी हमारे स्विचेस हैं। तो इनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है? कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपरली मेंटेन करके रखना होगा, जो भी हमारे स्विचेस होंगे, रिलेज होंगे, उनको प्रॉपर मेंटेन करके रखना होगा, ताकि हम डर्ट और डस्ट से हमारे कॉन्टैक्ट एरिया को बचा सके, जो आ रहे हैं किसके अंदर आ रहे हैं? डर्ट पार्टिकल्स के अंदर आ रहे हैं, उनके मतलब उन पे प्रभाव हो रहा है। तो इन सब से हमको क्या करना है? बचा के रखना है, ताकि हमारे जो स्विच और रिलेज हैं उनको डर्ट पार्टिकल से हम क्या कर सके? बचा सके। तो ये हमारा पॉइंट रहेगा सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है? स्विचेस एंड रिलेज। तो स्विचेस एंड रिले के बारे में आपको पता लगा कि स्विचेस और रिले
कि जो मेन प्रॉब्लम है इनके अंदर वो होती है डर्ट पार्टिकल्स की। जो वेस्टेज की डर्ट पार्टिकल्स होती है वो कई बार प्रेजेंस हो जाती है, उनकी मौजूदगी होती है हमारे स्विचेस और रिले के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो भी हम वर्किंग करते हैं, जो भी हम आगे ऑपरेशंस करते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्विचेस के नियर जो हमारा कॉन्टैक्ट एरिया होता है वहां पे हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। वो क्या करता है, इंडिकेट करता है वोल्टेज को इंडिकेट करता है। जब वो ओपन होगा तो वोल्टेज को इंडिकेट करेगा, जब हम उसको क्लोज कर देंगे स्विच को तो वोल्टेज हमारी कहां पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। इसी तरह हमने और क्या पॉइंट की बात की कि जो भी हमारा मैकेनिकल स्विच होते हैं, मैकेनिकल स्विच का यूज हम जो प्री पोजीशन होती है हमारी, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी, हमारी जॉब की या वर्किंग की जो प्री पोजीशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम मैकेनिकल स्विचेस का यूज कर सकते हैं। और हमने बात की कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर मेंटेनेंस करनी होगी हमारे स्विचेस और रिले की, ताकि हम उनको डर्ट पार्टिकल से, जो भी हमारी डस्ट वगैरह है, उनसे हम क्या कर सके, वेस्टेज से बचा सके। तो ये हमारा पॉइंट रहेगा सेकंड, यानी कि स्विचेस एंड रिलेज। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा है मोटर। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट है हमारा मोटर, कि मोटर जो है, मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है और मोटर को हम किस तरह से बचा सकते हैं, रेमेडीज के रूप में हम क्या करेंगे। तो बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा मोटर। ठीक है, मोटर से लिख सकते हो या फिर मोटर। तो मोटर के बारे में भी आपको पता है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो हमारी सीएनसी मशीन्स होती है, सीएनसी मशीन्स के अंदर हम एसी और डीसी मोटर्स का यूज करते हैं। तो इनके अंदर एसी और डीसी मोटर्स जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं किस लिए, ड्रिवन करवाने के लिए। जो भी हमारा सिस्टम है, जो हमारी सीएनसी मशीन्स है, उनको ड्राइव करवाने के लिए, ड्रिवन करवाने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं मोटर्स का। वो चाहे एसी मोटर्स का यूज कर सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं हमारी डीसी मोटर्स का। तो डीसी मोटर और एसी मोटर का जब हम यूज करते हैं या फिर जब हम वर्किंग करते हैं सीएनसी मशीन्स के अंदर, तो सबसे एक मेन प्रॉब्लम रहती है जो हमें प्रॉपर्ली हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए, वो होती है लुब्रिकेशन की। कि करेक्ट लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है हमारी मोटर्स के लिए। जब भी हम मोटर्स की बात करेंगे तो मोटर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा एक लुब्रिकेशन का पार्ट, कि लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट लुब्रिकेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बोथ डीसी एंड एसी मोटर्स with correct lubrication, maintenance of motors like AC and DC। ठीक है, maintenance of motor like AC and DC motors with lubrication, कि अगर हमने मेंटेन रखना है हमारी एसी और डीसी मोटर्स को, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, लुब्रिकेशन। करेक्ट लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है हमारी एसी और डीसी मोटर के लिए। विद डीसी मोटर द ब्रशेज वियर एंड कैन रिक्वायर चेंजिंग। और जो हम यूज करते हैं डीसी मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ब्रशेस वगैरह का। डीसी मोटर के अंदर हम किसका यूज करते हैं, ब्रशेस का। तो ये क्या होते हैं, जब हम वर्किंग करते हैं, प्रॉपर्ली हम वर्किंग करते रहते हैं, कंटिन्यूसली वर्किंग करते हैं, हमारी रैपिडली वर्किंग करते हैं, हाई आरपीएम पे वर्किंग करते हैं सीएनसी मशीन्स के अंदर, तो उस दौरान क्या होता है, डीसी अपनी जो मोटर होती है, डीसी मोटर के अंदर कई बार क्या होता है, जो हमारे ब्रशेस वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टियर और वियर, यानी कि वियर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ता है जो हमारे ब्रशेस होते हैं डीसी मोटर के समय समय पर। मतलब टाइम आफ्टर टाइम टू टाइम हमें क्या करना होगा, जो भी ब्रशेस हम यूज करते हैं डीसी मोटर के अंदर, उनको जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जब भी हमें जरूरत होगी, तो हमें ब्रशेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रशेस को हमें चेंज करना पड़ेगा जब भी हमें जरूरत होगी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे भी हमारे जब डीसी मोटर के ब्रशेस पूरी तरह से वियर हो चुके हैं, तब हमें क्या करना होगा, इनको चेंज करना होगा।
और इसके अलावा हमें जो नए ब्रशेस है उनकी प्रॉपर सेटिंग करनी होगी ताकि वो डीसी मोटर के साथ प्रॉपरली क्या कर पाएं, वर्क कर पाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम ब्रशेस यूज करते हैं यानी कि पहले ब्रशेस को चेंज करके नए ब्रशेस की हम सेटिंग करते हैं तो वो प्रॉपरली हम मेंटेन नहीं कर पाते डीसी मोटर के साथ, तो जिसकी वजह से जब हम वर्किंग करते हैं तो वर्किंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। इसलिए जब भी हम ब्रशेस को चेंज करेंगे तो प्रॉपरली हम सेटिंग करेंगे न्यू ब्रशेस का डीसी मोटर के अंदर, ताकि हमारी वर्किंग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए जब हम वर्क करें डीसी मोटर के साथ सीएनसी मशीन के अंदर। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं हमारी सिंगल फेस एसी मोटर के बारे में, जब हम बात करते हैं इन सिंगल फेस एसी मोटर, जब हम बात करते हैं हमारी सिंगल फेस एसी मोटर के अंदर, तो कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं एसी मोटर को, सिंगल फेस मोटर को, तो स्टार्टिंग के अंदर कई बार क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, यानी कि स्ट्रगलिंग होती है, प्रॉब्लम आती है, स्ट्रगल होती है। तो इसलिए हमें जब प्रॉब्लम आए तो हमें एक जरूरत है, हम क्या करें, एक न्यू स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज करें। जब इन सिंगल फेस एसी मोटर देयर इज ए प्रॉब्लम in starting, then जब प्रॉब्लम आए स्टार्टिंग के अंदर तो अब हमें क्या करना चाहिए, then needs a new starting कैपेसिटर। जो हमारा कैपेसिटर है, जो नया कैपेसिटर हमें है, उसका हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर इन एसी मोटर। जो भी हमारा एसी मोटर है, एसी मोटर के अंदर हमें क्या करना चाहिए, एक नए कैपेसिटर की यूज करना चाहिए। जब हमारी एसी सिंगल फेस एसी मोटर के अंदर प्रॉब्लम आए तब हमें किसका यूज करना चाहिए, एक न्यू कैपेसिटर का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी प्रकार जो हमारी थ्री फेस मोटर होती है, थ्री फेस जो हमारी डीसी मोटर होती है, तो थ्री फेस मोटर के अंदर क्या होता है, किसी भी प्रकार का ब्रशेस हम यूज नहीं करते हमारी थ्री फेस मोटर के अंदर। तो देखिए एक बार फिर से बात करते हैं। तो मोटर हमारा थर्ड पार्ट है, किसके अंदर, कॉमन फॉल्ट एंड रेमेडीज के अंदर हमारा रहेगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमने मोटर्स के अंदर क्या बात की कि मोटर्स को मेंटेन रखने के लिए जो भी हम मोटर्स यूज करते हैं, एसी मोटर्स हो या फिर डीसी मोटर्स हो, जो हम सीएनसी मशीन के अंदर यूज करते हैं वर्किंग के लिए, उन दोनों मोटर्स की मेंटेनेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें प्रॉपर लुब्रिकेशन का यूज करना चाहिए। उसके बाद हमने बात की कि जो हमारी डीसी मोटर्स होती हैं, उन डीसी मोटर्स में हम ब्रशेस का यूज करते हैं। जब हम ब्रशेस का यूज करते हैं, रेगुलरली हम यूज करते रहते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है, ब्रशेस हमारे वियर हो जाते हैं। वियर होते हैं तो एक समय आता है जब हमें ब्रशेस जो हमारे वो क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं, जब हम ब्रशेस चेंज करते हैं, तो जब हम नए ब्रश लगाते हैं तो उसको भी डीसी मोटर के अंदर हम प्रॉपरली सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली सेटिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी वर्किंग के दौरान। इसी प्रकार मतलब मोटर के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। अगर हम बात करते हैं हमारी सिंगल फेस एसी मोटर के बारे में, तो एसी मोटर के अंदर भी एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग की प्रॉब्लम। जब हम बात करते हैं सिंगल फेस एसी मोटर के बारे में, तो एसी मोटर के अंदर जब प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ही हमें एक न्यू स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज करना चाहिए। जो पहले वाला है उसको हटा के एक नए कैपेसिटर का यूज करना चाहिए, ताकि हमारी मोटर क्या हो, प्रॉपर स्टार्ट हो सके। और जो हमारी थ्री फेस मोटर होती है, डीसी मोटर, उस मोटर के अंदर हम किसी भी प्रकार के ब्रशेस का यूज नहीं करते। यानी कि जो थ्री फेस मोटर होती है, थ्री फेस मोटर के अंदर हम ब्रशेस का यूज नहीं करते। ये तो हमने बात की हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट है हमारा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट है हमारा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। फोर्थ पॉइंट है हमारा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, यहां पे रहेगा हमारा फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ है जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, फोर्थ है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, ठीक है, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम।
ठीक है, PNEUMATIC न्यूमेटिक सिस्टम। तो देखिए हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम जो हमारा होता है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, जो भी इसके अंदर भी मेन जो प्रॉब्लम रहेगी, जब भी हम हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक की बात करेंगे, इसके अंदर भी मेन प्रॉब्लम होती है डर्ट की। जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो किसकी रहती है, वो मेन प्रॉब्लम रहती है डर्ट की, जब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डर्ट कैन डैमेज सील, ब्लॉक, ऑरिफाइस। जो भी आपको बताया कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर मेन प्रॉब्लम रहेगी डर्ट की। डर्ट क्या करती है, डर्ट डैमेज द, जो भी पार्ट्स होते हैं, डर्ट कैन डैमेज क्या कर देती है, ये डैमेज कर देती है। किनको डैमेज कर देती है, जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, डैमेज क्या करती है, डैमेज किसको डैमेज कर देती है, डैमेज सील्स एंड, जो भी सील्स हैं या फिर जो ब्लॉक ऑरिफाइस होते हैं, सील्स एंड ब्लॉक ऑरिफाइस, जो भी हमारे ब्लॉक ऑरिफाइस होंगे या स्टील्स होंगी, उनको क्या कर देंगे, ये डैमेज कर देंगे। क्योंकि हाइड्रोलिक, अब देखिए हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे हाइड्रोलिक की, तो पाइप्स वगैरह होती है, उनके अंदर से फ्लूइड वगैरह है वो फ्लो करता है। अगर वो पाइप्स के अंदर, जो हम पाइप्स है ट्यूब्स यूज कर रहे हैं, अगर उनके अंदर डर्ट पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो उसकी वजह से ब्लॉकेज आना जो कंपलसरी है कि ब्लॉकेज आएगी पक्का। तो अगर ब्लॉकेज आ जाएगी तो उसकी वजह से जो हमारी सील्स हैं या फिर जो ब्लॉक ऑरिफाइस हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड हम पहुंचा रहे हैं नीचे तक, नेक्स्ट पार्ट तक हम पहुंचा रहे हैं, नेक्स्ट हमारे जहां पे हम मशीन के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो वहां तक हम प्रॉपरली उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो वो किसकी वजह से आ जाता है, डर्ट पार्टिकल्स जब हमारी ट्यूब्स के अंदर, पाइप्स के अंदर मौजूद होते हैं। और हम क्या बात कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हम रेमेडीज के अंदर बात करें तो क्या करना चाहिए, द फिल्टर शुड बी प्रॉपरली चेक्ड रेगुलरली एंड क्लीन आफ्टर टाइम टू टाइम। कि जो भी हमारे इसके अंदर हम यूज करते हैं, जैसे फिल्टर्स बोला हुआ है कि जो फिल्टर्स यूज करते हैं हमारे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर, तो उन फिल्टर्स को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। जो भी हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर, फिल्टर्स यूज करते हैं, तो फिल्टर को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। फिल्टर को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, चेक्ड एंड क्लीन टाइम टू टाइम। क्योंकि अगर हम जो हमारे फिल्टर्स हैं उनको प्रॉपरली चेक करते रहेंगे, उनको प्रॉपरली क्लीन करते रहेंगे रेगुलरली टाइम टू टाइम, तो जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, जो डैमेज हो रहे हैं हमारे सील के अंदर, या फिर जो हम बोल सकते हैं जो डर्ट की प्रॉब्लम है, तो वो डर्ट की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, काफी हद तक निगलेक्ट हो जाएगी, बहुत कम रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पार्ट्स को रेगुलर चेकिंग से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, कॉमन फॉल्ट्स एंड रेमेडीज। तो कॉमन फॉल्ट्स एंड रेमेडीज टॉपिक के अंदर हमने बात की, हमारे 4 इंपॉर्टेंट जो हमारे पार्ट्स रहेंगे, जो हमारे सिस्टम रहेंगे सीएनसी मशीन के अंदर। सबसे पहले हमने बात की हमारे सेंसर्स के बारे में, फिर हमने बात की सेकंड पॉइंट पे जो हमारे स्विचेस थे, रिलेज थे, थर्ड पॉइंट पे हमने बात की मोटर्स के बारे में, और फोर्थ पॉइंट हमारा था हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम, जिसके अंदर मेन क्या है, डर्ट जो प्रॉब्लम है, डर्ट की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। तो ब्लॉकेज को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम।